Hello, my dear students. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज ये हमारी सीरीज 37वीं रहने वाली है। इससे पहले हमने 36 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं जो नए व्यूवर्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट का जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो हम एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिटेल में हम बताते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक जनरल पेपर होता है जो कि 50 नंबर का होता, 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक जो वीडियो है 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होती है, इससे कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले सवाल को। स्टूडेंट्स, सवाल को देखने से पहले हम यहां पे समझ लें कि जो नेट स्टडी का टेलीग्राम चैनल है आप इसको ज्वाइन करें। अच्छा, ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होता है कि सभी वीडियोस यहां पे मिल जाएंगी, और जितने भी नोट्स हैं पेपर 1 के लिए, सब जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं हम यहां पे प्रोवाइड कराते हैं, वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। और डेली जो है हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। स्टूडेंट, अब अगर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहा गया कि प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू। जो प्राइमरी ड्यूटी है एक टीचर की, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। कि हमसे पूछा गया कि जो टीचर होता है स्कूल में उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है, प्राथमिक उसका कर्तव्य क्या होता है शिक्षक का, हमसे यह पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में दिया गया कि रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या वो स्टूडेंट्स के जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाए, या फिर ऑप्शन बी में दिया गया इंप्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स के छात्र के जो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो मतलब शारीरिक स्तर है, उसमें वो सुधार करे, या फिर ऑप्शन सी में दिया गया हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, या ओवरऑल की बात करें डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स में होने उसमें डेवलप करने में मदद करे, या फिर इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स में जो वैल्यू सिस्टम है यानी सिस्टम का क्या महत्व है, उसकी क्या खासियत है सिस्टम की, उसको इम्बाइब करे यानी उसके अंदर आत्मसात करे, उसके मन में बैठा दे सिस्टम की जो वैल्यू है होती है। सिस्टम का मतलब यहां पे होता है जैसे क्लास जैसे स्कूल का सिस्टम हो गया या फिर सामाजिक सिस्टम हो गया, ये सब की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो सभी चीजें यानी ऑल राउंड की बात की रही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स की यहां पे बात की जा रही है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। आइए हम देखते हैं कि प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है एक टीचर की। स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड। आइए हम एक बार फिर और डिटेल में आपके साथ बात करते हैं। कहा गया कि जो प्राइमरी ड्यूटी है एक टीचर की वो क्या होगी। सबसे पहली चीज की वो अचीव करे ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ओवरऑल की बात करें स्टूडेंट्स में वो अचीव करे। और कहा गया कि ये किस तरीके से होगा कि वो उसको समय समय पर गाइड करता रहे, और जो उसका लर्निंग प्रोसेस है उसको वो गाइड करता रहे। यानी टीचर का ये कर्तव्य बनता है जिससे होता क्या है कि उसके अंदर जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है यानी स्टूडेंट्स के अंदर। और कहा गया कि टू प्रोवाइड करना मोटिवेशन फॉर लर्निंग, यानी कैसे ज्यादा से ज्यादा उसको मोटिवेट किया जाए सीखने के लिए, यानी सीखने के लिए उसको मोटिवेशन उसके अंदर भरी जाए।
और कहा गया कि स्टिमुलेट करना लर्नर्स को स्टिमुलेट करना, क्यों करना? इन ऑर्डर टू रियलाइज देयर ऑप्टिमम पोटेंशियल, ताकि वो जो रियलाइज करे, यानी कौन रियलाइज करे? स्टूडेंट रियलाइज करें कि जो उनके अंदर सीखने की जो क्षमता है वो समझ पाए जो लर्नर्स है। इसी वजह से उसको इनकरेज करते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कहा गया कि टू प्लान करना टीचिंग के लिए, यानी टीचिंग के लिए प्लान करना और लर्निंग प्रोसेस के लिए प्लान करना। क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनके अनुसार, यानी जैसा समय हो उसके हिसाब से टीचिंग प्लान करना और लर्निंग प्रोसेस का प्लान करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यह एक कर्तव्य बनता है किसका? प्राइमरी ड्यूटी बनती है किसकी? टीचर की। और कहा गया कि टू प्रमोट करे लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हुए स्टूडेंट को क्या करे? वो प्रमोट करे लर्निंग के लिए। और कहा गया कि टू इनकरेज करना लर्नर्स को टू बिकम एक्टिव लर्नर्स, कि वो जो टीचर हैं इनकरेज करे स्टूडेंट्स को, जो छात्र क्लास में, कि ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिव लर्नर बने। एक्टिव लर्नर का मतलब ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लर्निंग की बात करें, और यानी कोई भी मैटर हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें। ये होता है जो एक्टिव लर्नर होता है क्लास में, उसको इनकरेज करे टीचर को। टीचर की ये प्राइमरी ड्यूटी बनती है, ना कि टीचर जो होता है वो एक्टिव रोल अदा करे, बल्कि एक्टिव लर्नर बनाना टीचर की प्राइमरी ड्यूटी होती है। आई होप फ्रेंड ये सारे पॉइंट आपके साथ आपको क्लियर हुए होंगे। आइए देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। कहा गया कि एस्पेक्ट्स ऑफ वॉइस, यानी वॉइस के कुछ पहलू हैं अदर देन द स्पीच इज नोन एज, स्पीच के अलावा वॉइस के बहुत सारे पहलू हैं। कहा गया कि स्पीच के अलावा क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया डिलीवरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी में दिया गया फिजिकल लैंग्वेज, ऑप्शन सी में दिया गया है पर्सनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी में दिया गया है पैरा लैंग्वेज। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। पैरा लैंग्वेज की बात की जाती है, यानी भाषण जो स्पीच होती है उसको छोड़ के, यानी वॉइस के जितने भी तत्व हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब को, जितने भी पहलू हैं उनको क्या कहा जाता है? पैरा लैंग्वेज कहा जाता है। आइए हम पैरा लैंग्वेज के बारे में आपके साथ डिस्कस करें स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम यहां पे पैरा लिंग्विस्टिक, यानी पैरा लैंग्वेज की बात करें तो पैरा लैंग्वेज को पैरा लिंग्विस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया कि जो पैरा लैंग्वेज डिवाइसेस है वो कौन कौन सी है? फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन, गेस्चर, जो ये सब सारी चीजें जो हैं ये पैरा लैंग्वेज में आती हैं। ये वॉइस के जो होते हैं एस्पेक्ट्स हैं। इसी को हमसे पूछा गया था कि जो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन, गेस्चर, ये किस में आता है? पैरा लैंग्वेज। इसको पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ये जो वॉइस हमारी होती है उसके जो है पहलू हैं ये सारी, और ये क्या करते हैं? मदद करते हैं कन्वेइंग द मीनिंग, कि जो मीनिंग पहुंचानी है, जो उसका मतलब निकालना है, उसमें ये पहुंचाने में मदद करते हैं। पैरा लैंग्वेज को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ये पैरा लैंग्वेज। यहां से ये सवाल एक बन चुका है कि पैरा लैंग्वेज को क्या है? पैरा लैंग्वेज क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो स्टूडेंट्स यहां पे याद कर लें कि पैरा लैंग्वेज जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जैसे टोन हो गया, पिच हो गई, ये सब वॉइस के पहलू हैं। मैनर हो गया, मैनर ऑफ स्पीकिंग, किस तरीके से बोलना है, ये सारी चीजें जो है पैरा लैंग्वेज में आती हैं। इसमें दो तीन बातें और स्टूडेंट्स आप याद कर लें, आप नोट डाउन कर लें। हम यहां पे है नहीं, हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि पैरा लैंग्वेज को और एक नाम से जाना जाता है, उसको वोकैलिक कहा जाता है। वोकैलिक्स, पैरा लैंग्वेज को वोकैलिक नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज की गई थी, यानी इसको इन्वेंट किया गया था 1950 में। पैरा लैंग्वेज को किसने किया था? जॉर्ज एल ट्रैगर ने किया था। जॉर्ज एल ट्रैगर ने इसकी खोज की थी।
स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट्स ये रीजनिंग से सवाल है जिसमें नंबर सीरीज और अल्फाबेट को लेटर को मिक्स करके दिया गया है। पूछा गया कि नेक्स्ट टर्म हमें बताना है इस सीरीज में, क्या ये दिया गया है, फिर D5H दिया गया है, F12K दिया गया है, या फिर H27N दिया गया है। ये सारी चीजें दी गई हैं, हमें बताना है कि जो ये अगला टर्म है ये कौन सा होगा। अगर स्टूडेंट्स हम सिर्फ नंबर यहां पे देखें तो 2 है, यहां पे 2 है, फिर यहां पे 5 है, यहां पे 12 है। एक चीज आपको पता चल रही होगी कि 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया प्लस 1 कर दिया गया, यानी 2 2 जा 4 और प्लस 1 कर दिया गया 5 हो गया, यानी ये 5 यहां पे आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर उसके बाद प्लस 1 ऐड कर दिया गया। वैसे ही 5 को जब 2 से, यानी 5 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, और 10 में हम 2 ऐड करेंगे, अब 1 नहीं ऐड करेंगे, हम 2 ऐड करेंगे। वैसे ही बाद में 3 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में 4 ऐड करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई सिर्फ 2 से करेंगे। और जब हम 12 को पाते हैं, 12 2 जा 24, और 24 में जब 3 हम ऐड करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा, और 27 2 जा 54 होता है, प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 58 मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं 58 नंबर आना चाहिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में जो है 58 है। इस वजह से हमें और ये लेटर देखने की जरूरत भी यहां भी नहीं है, हम यहीं से अपना क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 58 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहां दिया गया है। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए देखते हैं हम अगला सवाल क्या है। कहा गया कि नैक के बारे में, नैक जो है एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, हैज इट्स हेडक्वार्टर, यानी नैक का जो हेडक्वार्टर होता है इसकी बात की जा रही है कि ये कहां पे है, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। माय डियर स्टूडेंट्स नैक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, बेंगलुरु में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु। नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल होता है। आइए नैक के बारे में डिटेल में आपसे बात करें स्टूडेंट्स। जैसा कि यहां भी दिया गया है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नैक का फुल फॉर्म होता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट ये पॉइंट है कि नैक जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ यूजीसी नेट का, वहां तो पूछा गया था NIRF का फुल फॉर्म बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। वैसे ही जैसे ये रैंकिंग फ्रेमवर्क बताता है, वैसे ही ये असेसमेंट करता है। आने वाले वक्त में आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, जैसे NIRF का पूछा गया है, वैसे नैक का भी पूछा जा सकता है कि नैक का फुल फॉर्म क्या होता है। और फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो नैक को जो इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में किया गया था। ये एक यूजीसी का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, यानी यूजीसी का ये है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, 2-3 पॉइंट कि नैक का फुल फॉर्म क्या होता है, नैक का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और नैक जो होता है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। और एक पॉइंट और यहां पे देख लें कि नैक काम क्या करता है, कंडक्ट करता है असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन। जैसा हमने बताया था असेसमेंट करने का काम करता है किसका, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, जैसे कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, जो अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है यूजीसी के थ्रू, उन सभी को असेसमेंट करता है और उनकी एक्रीडिटेशन करता है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी स्टेटस क्या है इंस्टीट्यूशन का, वो इसको बताता है। आई होप ये सारी चीजें फ्रेंड्स क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है कि ओजोन के बारे में। ये हमसे पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उसमें हमसे पूछा गया कि ओजोन डिप्लेशन जो होती है, यानी ओजोन का जो होता है रिक्तीकरण, ओजोन का डिप्लेशन होना, वो रिजल्ट कैसा देगा, किसमें,
स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रिजल्ट होगा? ऑप्शन ए में दिया गया फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन बी में दिया गया है इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ द स्किन कैंसर, ऑप्शन सी में दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। ओजोन डिप्लेशन का जो एटमॉस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, वो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो स्किन कैंसर होता है उनकी घटनाओं में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये न्यूज में बना रहता है और वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि न्यूज में रहते हैं। आपको एक सवाल यहां पे, एक और सवाल बनता है कि जो ओजोन होती है वो कहां पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, आप यहां पे, जिसको समताप मंडल भी कहा जाता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।